स्टूडेंट्स, मैं नीतू आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ साइंस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 8th क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर कहाँ रहते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और हमसे क्या रिलेशन है। उसके बाद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, फिर फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम इजिली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब जिससे छोटी चीजें देख सकते हैं। हम अपनी नॉर्मल आईज से हम जिस भी ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते, हम किसकी हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, ये सारे के सारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, नेक्स्ट, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके 4 मेजर ग्रुप होते हैं। ओके, सबसे पहले है बैक्टीरिया, उसके बाद है फंजाई, फिर है प्रोटोजोआ और फिर है एल्गी। बैक्टीरिया जो होता है हमारा अलग अलग शेप में प्रेजेंट होता है। तो स्फीयर शेप में यानी राउंड शेप में भी होता है, रोड शेप में भी होता है, स्पाइरल शेप में भी होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो करता है। उसके बाद ये मशरूम जो आपको दिखाई दे रही है, एगेरिकस बोलते हैं इसको, ये क्या है? हमारी फंजाई का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारे क्या करते हैं? ये बीमारी पैथोजन होते हैं, यानी जो बीमारी फैलाने में मदद करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसके बाद है एल्गी। एल्गी भी अलग अलग तरह की होती है, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये जो दिख रहा है आपको, देखो वायरस भी वैसे क्या है, हम वायरस को भी क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही रखते हैं, लेकिन 4 मेजर ग्रुप है और वायरस इस ग्रुप में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये बॉडी के बाहर कभी भी ग्रो नहीं करता है। ये कहाँ जाता है? किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट की बॉडी में ग्रो करता है। ठीक है, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी है, ये इंसानों की या एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग या फिर प्लांट्स की बॉडी के अंदर जाके ही रिप्रोड्यूस करता है, यानी ग्रो करता है। बाहर इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो वायरस क्या है? वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन 4 मेजर ग्रुप के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? देखो, जो भी सिंगल सेल होते हैं वही हमें क्या है? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पड़ेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, सिंगल सेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी हमें वो दिखाई नहीं देते। उसका एग्जाम्पल है कुछ फंजाई भी होती है और कुछ एल्गी भी होती है जो हमें जो मल्टी सेलुलर की फॉर्म में मिलती है। ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, चाहे ये ठंडे एनवायरनमेंट में हो, चाहे गर्म में हो, चाहे डेजर्ट में हो, चाहे मार्शी लैंड में हो। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अलग जगह ग्रो करते हैं, एल्गी अलग जगह ग्रो करती है, प्रोटोजोआ अलग जगह ग्रो करते हैं। ठीक है, ये एनिमल की बॉडी में भी ग्रो करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं और फिर भी वो क्या है? जबकि वो फ्रीली वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। समझ आया? अब नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और हमसे क्या रिलेशन है? सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले जो हम डेली यूज में हम कर्ड खाते हैं, यानी दही खाते हैं। दही कैसे बनती है? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड बनाने में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं? कैसे यूज होते हैं? देखिए, कर्ड जो दूध होता है, दूध के अंदर लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया होता है। अब ये क्या करता है? ये दही जमाने में हेल्प करता है, यानी इसकी जितनी ज्यादा दूध के अंदर ग्रोथ होगी उतनी ही क्या होगा? हमारा कर्ड की फॉर्मेशन होगी।
पूछा जाए दूध के अंदर कौन सा बैक्टीरिया, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क, कैसे जमती है, दूध के अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल दो। अब बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है और लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है दूध में होता है, ये दोनों टेम्परेचर पे, सूटेबल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कमर्शियली क्या यूज होता है, ये अल्कोहल, वाइन और विनीगर बनाने, विनीगर मतलब सिरका, ये बनाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इस प्रोसेस को, जो शुगर होती है ना हमारी शुगर को हाई टेम्परेचर पे जब हम करते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो कमर्शियली भी क्या, लार्ज स्केल में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके अल्कोहल, वाइन और विनीगर बनाते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि मेडिसिनल पर्पस में इसका क्या यूज होता है। मेडिसिनल पर्पस में जैसे हमारी एंटीबायोटिक बनाने में ये हेल्प करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इराइथ्रोमाइसिन है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये क्या करती, कुछ ऐसे कॉमनली नोन एंटीबायोटिक है जो हमें फंजाई या फिर बैक्टीरिया से मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक तरह की एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। जैसे सपोज करो हम बीमार हो गए, बीमार होने के बाद हमें क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जैसे ही वैक्सीन नाम की हम एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो भी वायरस या जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है वो सारा का सारा क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर देता है, और वो उससे फाइट करने में, उस बैक्टीरिया से फाइट करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैक्सीन हमने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करी थी, ये वैक्सीन क्या करती है, बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करती है। ओके, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या जो कोई भी हार्मफुल वायरस हमारी बॉडी में आएगा उससे फाइट करने में क्या करेगी, मदद करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कमर्शियल यूज मैंने बता दिया कि ये लार्ज स्केल में किसका प्रोडक्शन करता है, विनेगर का। और इसके अंदर मैंने एक प्रोसेस बताई है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसेस होती है जो अल्कोहल को, सॉरी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। ओके ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं सोइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं कौन, बैक्टीरिया। सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं, हमारे रूट्स के अंदर क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। देखो हमारे एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो कितने परसेंट होती है, 78% होती है। अब इतनी सारी नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो किसकी हेल्प से लेते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में या यूजेबल फॉर्म में लेने में मदद करते हैं। कौन मदद करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इसीलिए जैसे ये इसके अंदर जाते हैं मिट्टी में, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन जैसे मिट्टी में जाती है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सोइल फर्टिलिटी में भी क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करेंगे, देखिए जो माइक्रोब्स होते हैं, जो भी ऑयल या ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो हमने काफी दिन तक डस्ट डाल रखा है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर डाल रखा है, वहां पर क्या करेंगे, ये माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे उस वो माइक्रोब क्या करेंगे, सारे के सारे ऑयल को, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे, ईट अप कर लेंगे, खा लेंगे, और खाने के बाद ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करेंगे। तो इस तरह से ये कंटेमिनेशन जो भी होती है उस सारे को ये ईट कर लेते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं जो माइक्रोब्स को क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो CO2 है वो प्लांट यूज कर लेते हैं, और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी वहां से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाता है। ओके, अब हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल कैसे थे, लोगों के लिए कैसे थे, फूड में और मेडिसिन में थे, और जबकि इकोसिस्टम में कैसे थे, डिकम्पोज करने में और उसको रिसाइकल करने में भी ये क्या करते थे, मदद करते थे।
अब उसके बाद हार्मफुल कौन से होते हैं। देखिए बैक्टीरिया के नाम से तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हार्मफुल ही आता है कि आपके हाथ में बैक्टीरिया है, हाथ गंदे हैं। लेकिन सभी बैक्टीरिया हमने पढ़ा कि कोई सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, यूजफुल भी होते हैं। वो हमने पीछे पढ़ लिए यूजफुल बैक्टीरिया। अब हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से हैं, देखिए सबसे पहले जो एयर में बैक्टीरिया मिलते हैं, टीबी को फैलाने में, मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारे के सारे क्या है हमारे हार्मफुल, एयर में जो मिलते हैं। फिर कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ये वाटर में मिलते हैं। फूड में मिलता है कोलेरा। चिकन पॉक्स कहाँ मिलता है, कॉन्टेक्ट में आते हैं जब एक दूसरे के। और मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन से बैक्टीरिया कौन सी बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे बड़ी क्लासेस में कि कौन सी बीमारी कौन से बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है यानी टीबी होता है वो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है, पैथोजन से, किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मिसल्स किससे फैलता है, वायरस से फैलता है, चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, पोलियो वायरस से फैलता है। और ये तीनों मोस्ट ऑफ एयर के कांटेक्ट में आने से ही फैलते हैं। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं, कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए। जो भी एयर की वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया के एयर में होते हैं जो बैक्टीरिया, वो सबसे जल्दी फैलते हैं। इसलिए पेशेंट का क्या होना चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए। ठीक है, उसको पर्सनली जो भी पेशेंट है उसको दूसरों से दूर रखना है। और वैक्सीनेशन सुटेबल एज के टाइम पे दी जानी चाहिए। हर एक की यहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है, टीबी के लिए जो वैक्सीनेशन होती है वो बीसीजी होती है। ओके, ये आपकी छोटी एज में ही दिया जाता है बीसीजी का इंजेक्शन। फिर आता है वाटर से जो फैलती है कोलेरा और टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरिया से ही फैलती है। वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो कोलेरा और टाइफाइड फैलाता है। हम गंदा पानी पी लेते हैं तो कोलेरा और टाइफाइड नाम की बीमारियां हो जाती है। ठीक है, कैसे बचेंगे, सबसे पहले हमें जो कुक्ड फूड है उसको अच्छी तरह से पकाना है, बॉयल ड्रिंकिंग वाटर पीना है, वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद मेंटेन हमें साफ सुथरी जगह पे भी रहना है। हेपेटाइटिस ए वायरस है और ये वाटर में ही प्रेजेंट होता है। और इससे हम कैसे बच सकते हैं, पानी उबला हुआ पी के। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन भी आता है यानी वैक्सीन भी होती है, तो इसको वैक्सीनेशन लगवा के हम इससे बच सकते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और किससे फैलता है, मॉस्किटो। याद रखना मॉस्किटो क्या है, एक प्रोटोजोआ है और ये क्या करता है, मलेरिया कोज करता है। मॉस्किटो जो होता है, हम मॉस्किटो नेट या रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और ऐसी जगह पर बिल्कुल जहां पर भी पानी इकट्ठा हो उस जगह को हमें साफ सुथरा रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर तो मिलते ही हैं, साथ में प्लांट के अंदर भी मिलते हैं। जैसे नींबू का जो प्लांट होता है यानी सिट्रस जो प्लांट होता है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर अगर चला जाए तो वो सिट्रस कैंकर कर देता है और वो एयर में ही प्रेजेंट होता है। वीट के अंदर रस्टिंग आ जाती है यानी ब्राउन लीव्स हो जाते हैं वीट के, फंगस से होते हैं। और भिंडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उसकी वेन्स भी येलो कलर की हो जाती हैं, वो भी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और ये कैसे, इंसेक्ट की वजह से फैलती हैं। आई होप प्लांट के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए हमें फूड पॉइजनिंग एक्चुअली होती कैसे कैसे है। एक तो ज्यादा दिन तक अगर फूड प्रिजर्व करके रखा गया है तो उससे क्या हो जाएगा, वो खाना आउटडेटेड हो जाएगा और वो हम खाएंगे तो उससे हमें क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। मेडिसिन अगर हम ऐसी ले लें जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है तब भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डिजीनेस मतलब एकदम से हम क्या करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके अलावा डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है। फूड पॉइजनिंग के ये सारे के सारे क्या इफेक्ट है। और फूड पॉइजनिंग कब होता है, जब हम खराब खाना, बाहर का खाना खाते हैं जहां पे क्या बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं और वो फूड पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। देखिए प्रिजर्व का मतलब होता है फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना। अलग अलग मेथड से हम उसको स्टोर करते हैं। सबसे पहले आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से कैसे करते हैं, जैसे हम अचार डालते हैं, ऑयल या विनीगर डाल के डालते हैं।
विनेगर या ऑयल डाल के सब्जियों पे या फिर अचार को, पिकल्स को जो रखते हैं हम, वो केमिकली हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं कितने भी दिन तक। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीजों को एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं, जिससे उसके अंदर हवा नमी ना जाए, तो वो क्या हो जाता है, वहां भी फूड प्रिजर्व हो जाता है। फिर कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, यानी सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं ताकि उस पर बैक्टीरिया ग्रो ना हो, फूड खराब ना हो। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट, दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम उसको उबालते हैं ताकि उसके अंदर क्या हो, बैक्टीरिया ग्रो ना हो और वो खराब ना हो। फिर कॉमन मीट को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नमक का यूज करते हैं, उसके ऊपर नमक रख देते हैं डाल के ताकि वो खराब ना हो। और शुगर को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, शुगर की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को प्रिजर्व करके रखते हैं। आई होप फूड प्रिजर्वेशन भी समझ आया होगा। लास्ट में एक टॉपिक है रह गया आपका, नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दोनों एक में ही इन्वॉल्व हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल का मतलब नाइट्रोजन को हम एज इट इज फॉर्म में नहीं लेते, उसको यूजेबल फॉर्म में यूज करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो N2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, सबसे पहले जो लाइटनिंग होती है तब भी नाइट्रोजन गैस एमिट होती है। अब वो लाइटनिंग या डीनाइट्रिफिकेशन से हम क्या, एक बैक्टीरिया होता है जो उसको डीनाइट्रिफिकेट कर देता है। ठीक है, NO3 की फॉर्म में आ गया, वहां से क्या किया, प्लांट्स की रूट में गया। उसके अलावा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से आया और उसने क्या किया, नाइट्रिफिकेशन किया। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन किया तो NO2 नेगेटिव आया हमारे पास। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा, जिससे क्या करेंगे, प्लांट उसको यूजेबल फॉर्म में लेंगे। और उसके अलावा नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, अमोनिया यानी वेस्ट, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है उससे भी हमें अमोनिया गैस मिलती है। अमोनिया गैस को फिर से नाइट्रीफाई करेंगे तो वो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से NO3 की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो NO3 की जो फॉर्म होती है वो क्या है, प्लांट भी यूज करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वही उसको इस फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल में जो बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। रूट्स के अंदर जो हमारी रूट्स होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट यानी जो दाल वाले प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, यानी उसको यूजेबल फॉर्म में लेने में हेल्प करता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया NO3 से N2 से NO3 में आएगा। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, NH3 और NO2 से NO3 बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, कन्वर्ट N2 टू अमोनिया, अमोनिया से N2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको क्या नहीं कर सकते, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, सही टाइप के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, और एयर में भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, तालाब में भी मिलते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होंगे, बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ एल्गी भी होती है। और प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर भी होता है। वायरसेस यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। तो वायरसेस जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि वो होस्ट की ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कमर्शियली हम यूज करते हैं मेडिसिन में, अल्कोहल में, और कुछ डिकम्पोज होने के बाद क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। प्रोटोजोआ सीरियस डिजीज कोज करते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो हो जाते हैं और फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दाल की जो प्लांट रूट्स में होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन चली जाती है। इस तरह से सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सोइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और एटमॉस्फेयर से लेके और उससे क्या होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को सोइल में मिला देते हैं और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में फिर वो नाइट्रोजन दोबारा से वापस चली जाती है। यानी नाइट्रोजन साइकिल में भी बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। तो अब हमने लेसन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं।
चैप्टर पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से देख सकते हैं हम? माइक्रो। सेकेंड क्वेश्चन बी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी एल्गी क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देती है। समझ आया? यहाँ क्या आएगा आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप, और यहाँ नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ शुगर, ठीक है, या फिर एक प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन शुगर से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। कोलेरा इज काज्ड बाय, कोलेरा क्या है हमारा? बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट कब यूज होता है? किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है? ईस्ट हमारा अल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखिए जब शुगर से अल्कोहल बनता है तो ये ईस्ट की हेल्प से बनता है, ठीक है। ईस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया। सोडियम, फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक है? अल्कोहल तो नहीं है, ईस्ट भी नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं, तो क्या है हमारी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है हमारी? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज अंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, तो कौन सी है? हाउस फ्लाई, ठीक है। ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? ईस्ट सेल उसके अंदर ग्रो हो जाती है और तभी क्या होता है? इडली या इडली का आटा जो होता है वो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, अभी बताया क्या होता है? फर्मेंटेशन। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।